Welcome to Swasti classes. Please come, join us and enhance your knowledge. बहुपद, फिर वही बात है, बहुपद आते ही हमारे दिमाग में इसके शब्दों की व्याख्या सही तरीके से हो जानी चाहिए, तभी हम प्रश्न सरल कर पाएंगे, उसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो बहुपद में सबसे पहले क्या पद आता है? चर, अचर। ध्यान दें, चर कौन है? चर यानी जिनका मान समय परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, वो कहलाते हैं चर। एक्स वाई जेड, इस तरीके से अपन इनको रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट के। अचर, अचर 1, 100 है, √3 है, के, ABC, इस तरीके से हम कांस्टेंट लेते हैं। संक्रिया किसे कहते हैं? जो हम दो अंकों के बीच में करते हैं, दो संख्याओं के बीच में करते हैं, जोड़, बाकी, गुणा या भाग, ये संक्रिया कहलाते हैं। ब्रैकेट ऑफ करना, अंडरवुड निकालना, ये सब संक्रिया में आता है। घात, अगर बहुपद में किसी चर की जो अधिकतम मान होता है वो उस बहुपद की घात कहलाती है। जैसे T20 + KT17 इस तरीके से दिया हुआ है, तो इस बहुपद की घात क्या कहलाएगी? 20। ठीक है, अब पद 2x³ - 3y + 7k, ये इस तरीके से अगर अपन को दिया जाता है, किसी प्रॉब्लम का को इस तरीके से अगर हम बता सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए x की घात 3 है, x के साथ x³ का गुणांक 2 है, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन माइनस है, लेकिन ये है, ये है, ये है, हमको तीन चीज़ों को सॉल्व करना है। तो प्लस और माइनस से अगर हम सेपरेट की हुई चीज़ों को देखते हैं तो हम उनको पद कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 3 पद हैं। उसके बाद आता है व्यंजक। तो अगर हमने कोई बात इस तरीके से बताई है, या इस तरीके से, या पॉइंट में या माइनस में, जब घात हमारे पास पूर्ण संख्या नहीं आती, पूर्ण के अलावा पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इस तरीके से अगर घातें आ रही हैं, तो इन्होंने कोई ना कोई तो बात बताई है, तो ये गलत नहीं है, लेकिन इनको बहुपद नहीं कह के हम क्या कहेंगे? व्यंजक। बहुपद कौन है? जिसकी घात यहाँ पर हमको पूर्ण संख्या मिलती है। 7 + T20, 20T, इस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ पर बहुपद की घात, सब बहुपदों में जो घात है वो हमेशा पूर्ण संख्या मिल रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे? बहुपद। अब इसके आगे असमीका किसे कहते हैं? जब ग्रेटर देन, लेस देन का साइन यूज में आता है, तो जो बात हमको समझाई जा रही है उसको हम असमीका कहते हैं। और अगर यही बहुपद में कहीं पे बराबर का चिन्ह आता है, ये संख्या इसके बराबर हो जाती है, ये LHS है और इस तरफ वाला RHS माना जाता है। अगर ये दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो ये समीकरण कहलाती है। ठीक है, अब बहुपद देखिए, बहुपद रैखिक, द्विघात, त्रिघात होते हैं। यहाँ पर द्विघात और त्रिघात में समझ में आता है, जब अधिकतम घात 2 हो तो द्विघात बहुपद है, और अधिकतम घात 3 है तो त्रिघात बहुपद है। अगर जो हमको बहुपद दिया हुआ है उसकी अधिकतम घात 1 ही है तो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब आगे है शून्य। कोई बहुपद बताओ, x का मान क्या ले कि हमको 13 मिले? 3 दूनी 6 लेते हैं, x = 2 लेने पर ये वाला बहुपद है, ये संतुष्ट हो जाता है, तो ये इसका शून्य कहलाता है। क्या हुआ? 3x + 7 = 13 है, 13 में से 7 गया 6, 3 दूनी 6, x का मान 2 आ गया। ये समीकरण बना के बराबर 0 रख के हम निकालते हैं कि बहुपद का शून्य क्या होगा। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, ऐसे देखने में सीरियस लगता है, लेकिन बहुत सिंपल है, आप लोग बचपन से इसको करते आ रहे हैं। जैसे कि संख्या रेखा है, हम संख्या रेखा पे आपको कहते हैं कि बिंदु 3 बताइए या बिंदु 4 बताइए, तो आप क्या करते हैं? ये है x = 3,
इसको हमको फाइंड आउट करना है संख्या रेखा पर, हमको बताना है कि बिंदु 3 कहाँ है। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। क्या स्पेशल कंडीशन होती है इसकी कि x की दिशा में यहाँ पर धनात्मक संख्या आती है और x डैश की दिशा में ऋणात्मक संख्या होती है। ठीक है, इन संख्याओं के बीच की दूरी बराबर होती है। इधर वाली संख्या हमेशा इस तरफ से बड़ी होती है। जैसे 0 और -1 में देखेंगे तो 0 बड़ा है, 0 और 1 में देखेंगे तो 1 बड़ा है। इस तरीके से ये संख्या रेखा है। अब इसमें आपको 3 बताना है, x बराबर 3 बताना है। तो आप क्या करेंगी, क्या है ये एक बिंदु है। तो x बराबर 3 एक बिंदु को निरूपित करता है। अब यही चीज जब हम कार्टेशियन प्लेन में लेते हैं, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में लेते हैं, आपको ध्यान है 8वीं क्लास में किया है, ये x डैश है और ये ऊर्ध्वाधर जो रेखा है उसका नाम क्या है, y डैश। इसमें भी बराबर दूरी पर संख्या ली जाती है, धनात्मक इस तरफ, ऋणात्मक ऊपर की तरफ y धनात्मक है और साउथ की तरफ में y ऋणात्मक है। ठीक है, अब अगर हम इसमें कहते हैं कि x बराबर 3 बताइए, तो देखिए क्या होता है, ये वाला बिंदु है, ये x बराबर 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमको x बराबर 3 और y बराबर 2 मिलता है। ऊपर वाला बिंदु है यहाँ x बराबर 3, y बराबर 3। तो x बराबर 3 को निरूपित करने वाले सारे बिंदुओं को मिलाएं अगर, तो हमको एक रेखा मिलती है। तो कार्तीय निर्देशांक में कार्तीय तल में x बराबर 3 एक रेखा को निरूपित करता है। ये इसका ज्यामितीय निरूपण है। यहाँ पर देखिए क्या ध्यान देने वाली बात है कि x बराबर 3 है तो ये y अक्ष के समांतर रेखा आ रही है। ऐसे ही अगर y बराबर -2 लेंगे, y बराबर -2 लेंगे तो यहाँ पर एक रेखा बनेगी जो x अक्ष के समांतर आएगी। ये जनरल नॉलेज की बात है। ठीक है, अब आपको ज्यामितीय निरूपण समझ में आया कि ये जो हमको दिया जा रहा है उसका ज्यामिति में आखिर अर्थ क्या है। ये एक बिंदु का था, ये एक चर में एक रेखा बता रहा है। अगर हम यहाँ पर 2 चर लेते हैं, जैसे y = 3x + 4, इस तरीके से कोई बहुपद हमको दिया जाता है, समीकरण दिया जाता है, तो इसकी अगर रेखा बनानी होगी तो वो किसी भी तरीके से आ सकती है, लेकिन आएगी एक रेखा ही, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, तो ये रैखिक समीकरण है। इसका मतलब है कि ये ज्यामितीय निरूपण होगा तो एक रेखा को बताएगी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल आपके दिया हुआ है, आई थिंक ये है y = 2x + 3। देखो अब यहाँ पर आपको ध्यान है, हमने बिंदु बताने के लिए एक ये भी प्रोसेस काम में लिया था, जहाँ पर बिंदु का x निर्देशांक है उसके अकॉर्डिंग y जो हमको मिल रहा है उसको हम साथ में लिख लेते हैं क्रमिक युग्म के लिए। यहाँ पर x अगर मैं 0 लेती हूँ तो y का मान 3 आ रहा है। ठीक है, ये एक बिंदु हो गया। अगर x का मान -1 रखते हैं तो y का मान ये प्लस का 3 और माइनस का 2, कितना बचा, प्लस का 1, तो यहाँ पर आ गया प्लस का 1, -1 पर 1, और -2 लेते हैं तो 2 दूनी 4 और y का मान आ जाएगा -1। ठीक है, अब बोलेंगे 3 बिंदु लेने की कहाँ जरूरत है। देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास कोई एक बिंदु है तो इसे हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, और 2 बिंदु हैं तो इनसे गुजरने वाली सिर्फ और सिर्फ एक रेखा होगी, और एक रेखा तो होगी ही। ठीक, अगर हमने कोई भी 2 बिंदु बना लिए तो वो एक रेखा तो बनाएंगे, लेकिन वो रेखा हमने सही बनाई है ये देखने के लिए हम तीसरा बिंदु भी निकाल देते हैं, जो जस्टिफाई करता है हमारे आंसर को, प्रूव करता है कि हमने जो तीनों बिंदु लिए हैं वो एक ही रेखा पर आ रहे हैं। 2 सफिशिएंट है, लेकिन 3 कंफर्मेशन के लिए जरूरी है। ओके, अब कैसे लेंगे इसको,
ये हमारा क्रमित युग्म हो गया पहला 0 3, ये पॉइंट है ए। तो ए में देखिए ये 0 है, 0 पे 3, ये वाला बिंदु आ गया ए। बी बिंदु देखिए -1 1। अब हमको समीकरण को नहीं देखना, सिर्फ बिंदु देखना है और इसको यहाँ पे सर्च करना है। -1 पे 1 ये बिंदु रहा, ये हो गया बी। और सी है -2 पर -1, ये -2 है और यहाँ पर -1, ये रहा बिंदु सी। देखिए तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे चौक थोड़ी स्लिप हो गई, बाकी ये आप बनाएंगे कॉपी में अगर ढंग से नाप के बनाते हैं। नाप को बनाने के लिए कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करना होता। जब आप स्केल रख के लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसी समय 1-1 सेंटीमीटर पे आप पॉइंट बना दीजिए, लाइन खींचिए उसमें भी 1-1 सेंटीमीटर पे बना दीजिए और फिर सीधे नंबरिंग कर दीजिए, आपका सही ही बनेगा। ठीक है, ये हमने देखा है रैखिक समीकरण। क्या देखें हम, जहाँ पर घात 1 आ रही है उनका ज्यामितीय निरूपण किस तरीके से होना है। अब बात आती है जब घात हमारे पास 2 होती है। ये समझ में आ गया, स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ये बहुपद है, इसको भी हम y के बराबर मानेंगे। x का मान रखते जाएंगे, उसके हिसाब से y का जो मान आता है वो रखते हैं, तो हमको पैराबोला मिलता है। क्या मिलता है? पैराबोला। ये क्या है? ये इस तरीके की आकृति है जो एक तरफ से मुंह बंद है और एक तरफ से खुल रहा है, इस तरीके से इसका शेप आता है। और यही जब हमारे पास x³ में आता है, जैसे x³ -8 ही है y का मान, तो उस समय हमारे पास जो फिगर ड्रॉ होगा वो इस तरीके से होगा, या फिर इस तरीके लंबा अनंत तक जाए। यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है y = ax² + bx + c। ठीक है, अधिकतम घात कितनी है? 2। तो शून्य कितने होंगे? 2। अधिकतम घात 2 है तो शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। इस सिचुएशन में जब हम ज्यामितीय निरूपण करने जाते हैं तो हमारे पास 3 स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति वो है जब हमको 2 अलग अलग शून्यक मिल रहे हैं, मतलब जो कर्व बन रहा है उसके लिए x = जहाँ पे 0 होगा वहां पर हमको दो पॉइंट मिल रहे हैं, तो ये 2 अलग अलग शून्यक हैं। ठीक है, यहाँ पर एक प्लस में आया एक माइनस में आया तो भी हमको 2 शून्यक मिले, है ना। अब ये वाली सिचुएशन है, इसमें वक्र जो है एक बार धनात्मक की तरफ है एक बार ऋणात्मक की तरफ है, लेकिन जिस बिंदु पर ये x अक्ष को टच कर रहा है वो एक ही बिंदु है ना। तो इसका उत्तर भले ही एक है लेकिन दोनों शून्यकों का मान एक ही है हमारे पास 2 शून्यक। जैसे तीसरी स्थिति है जहां पर वक्र ने x अक्ष को टच ही नहीं किया, छुआ ही नहीं है, तो उस समय हमारे पास क्या होता है कि x के किसी भी मान पर 0 नहीं आ रहा है तो हमको कोई शून्यक मिला ही नहीं। उदाहरण 1 देखिए, यहाँ पर y = px दिया हुआ है, यानी y जो है वो x का कोई फंक्शन है। px के शून्यकों की संख्या निकालनी है, जो बहुपद है उसकी कितनी शून्यक होंगी। अब यहाँ पर इन्होंने बहुपद नहीं दिया तो अपन को अधिकतम घात नहीं पता है, ज्यामितीय निरूपण देख के बताना है कि शून्यकों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब एक बार बताइए, क्वेश्चन पे बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन लिखना तो पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में आपको क्वेश्चन समझा दिया है, लेकिन आप जब नोटबुक में काम करते हैं तो एक बार क्वेश्चन को पूरा लिखिए, किताब में से देखकर क्वेश्चन को लिखेंगे तो उसकी भाषा आपको समझ में आएगी। ठीक है, अगर टाइम मिले तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब ये पहला वाला है, इसमें इस वक्र ने x अक्ष को कितनी बार क्रॉस किया, कितनी बार ये वक्र x अक्ष पर आया है? सिर्फ एक बार। तो यहाँ पर शून्यक हमारा हुआ 1। इसमें वक्र ने 2 बार x अक्ष को छुआ है, तो फिर हमारा जो शून्यक बन रहा है, हमारे जो शून्यक आ रहे हैं वो है 2। इसमें आप बताइए, A, B, C 3 बिंदु मिले तो शून्य कितने हुए? 3। यहाँ पर x अक्ष को y अक्ष को एक ही बिंदु पर छू रहा है,
इसलिए शून्य कितने होंगे? 2। मेरी बातों में मत जाइए। यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही कहा था सिर्फ एक्स अक्ष को काटेगा वो शून्य होगा, वाई अक्ष की बात नहीं की। हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि एक्स अक्ष बोला है तो सिर्फ एक्स अक्ष ही है। तो यहाँ पर शून्य कितने होंगे? 2 की 1। इधर देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष को वक्र ने छुआ कि नहीं छुआ? छुआ। कहाँ छुआ? एक बिंदु पर। शून्य कितने हुए? 1। इधर काउंट करें, P, Q, R और ये S कितने बिंदु हुए? 4। ये वक्र 4 बिंदु पर एक्स अक्ष को छू रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। देखिए y = px है और शून्य निकालना, आपको क्वेश्चन पूरा लिखना है। और उसके अलावा भी मैं बोर्ड पे क्वेश्चन करूंगी तो मेरे पास लिमिटेड स्पेस है, तो मेरे को 6 पार्ट एक साथ करने पड़े। आप अपनी कॉपी में आराम से तसल्ली से एक एक क्वेश्चन कीजिए, उनके आंसर फाइंड आउट करके लिखिए, ठीक है। हमको तो स्पेस मैनेजमेंट करना होता है, एक बार में सारा समझाना है। आपको कॉपी में अच्छे तरीके से काम करना, कम से वक्त मत करिएगा। अब यहाँ पर देखिए इस वक्र ने एक्स अक्ष को नहीं छुआ है, तो क्या आएगी? शून्य की संख्या कितनी होगी? 0, ठीक है। यहाँ पर एक बार ये एक पॉइंट आया A, तो शून्य हुआ 1। यहाँ पर A ये वाला नहीं पॉइंट है, ये वाला है, B और ये C कितने हुए? 3। अब इधर देखिए क्या बन रहा है? पैराबोला। कितनी बार काटा है इस अक्ष को? 2 बार। शून्यकों की संख्या 2, 1 2 3 4, A, B, C और D, तो शून्य हो गए 4। यहाँ पर देखिए A, B, C, शून्य हो गए 3। शून्यकों के ज्यामितीय निरूपण के बाद में अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि कोई बहुपद है, उसके गुणांक और उसके शून्यक, उनमें कोई रिलेशन है क्या? क्या हमको गुणांक पता है तो हम शून्यक वाला निकाल सकते हैं, शून्यक पता है तो बहुपद निकाल सकते हैं? इस तरीके से देखिए x² + bx + c, ठीक है। यहाँ पर a से क्या मतलब है? a यानी x² का गुणांक, ठीक है, और b है वो x का गुणांक है। यहाँ पे ABC से मतलब इंग्लिश से नहीं है, यहाँ पर उसके गुणांक से मतलब है विद साइन, और C है वो हमारा अचर पद है, ठीक है। यहाँ अब अगर अल्फा बीटा बहुपद के शून्यक हैं, तो क्या होगा? क्या होगा? ये जो ax² + bx + c है, इसके गुणनखंड करेंगे हम, तो ये x - अल्फा और x - बीटा के गुणा के रूप में मिलेंगे। ये किया था हमने। जब एक्सपांशन है तो उसको फैक्टर्स में चेंज करते हैं, फैक्टर्स है तो उसको एक्सपांशन में चेंज करते हैं। आए तो जब हमारे पास फैक्टर्स हो जाते हैं, उनको हम 0 के इक्वेट करते हैं तो हमको जीरोस मिलते हैं। जब हम इन फैक्टर को, इनको गुणनखंडों को 0 के बराबर रखते हैं तो उससे हमको 2 शून्यक मिल जाते हैं, ठीक है ना। ये इसके बराबर है। अगर इसको हम खोलते हैं तो हमको क्या मिलता है? x को x से गुणा किया, x का स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा, माइनस अल्फा x और माइनस बीटा x, मैंने साथ में लिख दिया, ये आ गया x और प्लस अल्फा बीटा, ये गुणा कर गया, ठीक है। LHS में ये आ रहा है हमारे पास और RHS में ये आ रहा है। ये मोस्ट ऑफ कभी किसी से गुणा भी होता है तो हम k से गुणा करके देख लेते हैं, ये इस तरीके से मिलता है ना। तो हमारे पास क्या हुआ? x² का गुणांक, x से गुणा किया है और c ये आया, इनको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है कि अल्फा प्लस बीटा है
वो माइनस बी अपॉन ए है और अल्फा बीटा है वो सी अपॉन ए है। ठीक है, यहाँ पर ए कैसे लिया है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक 1 लेने के लिए ए का भाग दिया जाता है, तो ये बी अपॉन ए और ये सी अपॉन ए आ जाता है। इस तरीके से हमारे पास शून्यकों में और गुणांकों में संबंध आया, शून्यकों के गुणा और गुणांकों में संबंध आया। ठीक है ये द्विघात बहुपद। ये है इसकी टर्मिनोलॉजी कि ए बी सी है क्या, एक्स चर है और अल्फा बीटा इस बहुपद के शून्यक है, माना कि शून्यक है, तो ये इसके बराबर होगा, गुणनखंड के बराबर होगा। गुणनखंड को 0 के बराबर रखते हैं तो हमको शून्यक मिलते हैं, तो शून्यकों के हिसाब से गुणनखंड इस तरीके के आएंगे। मोस्ट ऑफ अगर और कोई गुणा होगा तो वो हमने अचल k के रूप में गुणा करके रख लिया। अब इन दोनों की तुलना करते हैं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक a है। तुलना करने के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक दोनों में एक रखते हुए इस a का भाग इन दोनों में दे देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, ये b अपॉन ए हमको अल्फा प्लस बीटा के बराबर मिलता है और c अपॉन ए अल्फा बीटा के बराबर मिलता है। अब देखिए वापस 9th में जो सिखाया था दोबारा करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, मैं क्वेश्चन शॉर्ट में लिखूंगी, आपको बुक में से क्वेश्चन कंप्लीट उतारना है, बार बार नहीं कहेंगे, आपका खुद का नेट वेस्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा, ये px है, पॉलिनोमियल हमारा बहुपद है और इसके शून्यक निकालें। ठीक है, शून्यक फाइंड आउट करें, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ पे। कैसे करेंगे, px माना कि px है वो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। याद आया कैसे क्या था इसमें, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, a और c का गुणा उसका अभाज्य गुणनखंड, 2 5 10, 5 एकम 5। अब इन दोनों को इस तरीके सेट करना है कि हमको प्लस का साथ मिले। ठीक है, क्या होगा, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, अब 4 हो गए, 3 के हमने चार भाग किए, 4 भाग में से दोनों में से कॉमन निकालेंगे। यहाँ x कॉमन आया, x प्लस 2 अंदर बचा। कॉमन किसे कहते हैं, जो दोनों पदों में गुणनखंड में हो। 5x और 10, 10 यानी 5 दूनी 10, इन दोनों में से 5 कॉमन निकाला तो हमारे पास x प्लस 2 आ जाता है। अब ये इसके साथ गुणा में है, ये इसके साथ गुणा में है, हमारे पास पद कितने हुए, ये एक पद और ये 2 पद। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या निकलना है, x प्लस 2 और इसमें से x प्लस 5। बहुपद px के शून्य निकालने के लिए px को 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, अब px 0 के बराबर है यानी x प्लस 2 और x प्लस 5 इन दोनों का गुणा 0 है। जब किन्हीं दो धनात्मक संख्याओं का गुणा 0 है, दो धनात्मक पदों का गुणा 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो x प्लस 2 बराबर 0 है या फिर x प्लस 5 बराबर 0 है। ठीक है, ये बात समझ में। यदि x प्लस 2 बराबर 0 है तो इसका मतलब है कि x का मान माइनस का 2 है। क्या किया हमने, पक्षांतर कर दिया, तो अल्फा कितना मिला हमको, माइनस का 2। और यदि यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, और यदि x प्लस 5 बराबर 0 है तो बीटा हमको मिल जाएगा माइनस का 5। ठीक है, अब देखिए सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच। याद हो गए होंगे अब तो, अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा है हमारे पास में माइनस का 2 और बीटा है माइनस का 5। माइनस का 2 प्लस माइनस का 5 कितना आया, माइनस का 7। अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब निकालिए माइनस बी अपॉन ए, ये देखो ये माइनस बी अपॉन ए। अब बताइए इसको देखते हुए माइनस बी क्या है, 7 माइनस 7 और ए क्या है 1, ये हो गया, तो ये आया माइनस का 7। क्या हो गया, देखो भाई अल्फा प्लस बीटा है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर आ गया, यानी
सत्यता है। जो शून्यकों का योग है वो गुणांकों में संबंध बता रहा है। ठीक है, अब दूसरा वाला देखते हैं क्या था वो, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है, -2, बीटा -5, गुणा करो, माइनस माइनस प्लस, 2 पंजे 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, सी अपॉन ए, यहाँ पर हम लिख देते हैं सी अपॉन ए। सी कितना है फाइंड आउट करो, सी है हमारा 10 और ए है 1, तो ये भी हो गया 10/1 यानी 10। क्या मिल गया हमको, अल्फा बीटा यानी शून्याकों का गुणा सी अपॉन ए के बराबर मिल रहा है। उदाहरण 3 में बहुपद दिया हुआ है x² - 3। ध्यान से देखिए, px में यहाँ पर हमारे पास क्या बहुपद है, x² - 3, दो ही पद है। अब कैसे निकालेंगे इसके शून्य कैसे निकालेंगे और इसके गुणक कैसे होंगे। ठीक है, देखो कंफ्यूज नहीं होना, हम वही करेंगे जो हमने सीखा है। क्वेश्चन किसी भी तरीके का है। यहाँ पर a हमारे पास 1 है, ठीक है, x² गुणा 1 है, b का गुणक नहीं है तो 0, और अचर पद c है वो -3। मैंने कहा था ये सब विद साइन लिए जाएंगे। ठीक है, एक बात खत्म हो गई। अब x² - 3 के गुणनखंड करने हैं तो सबसे इजी तो यही पड़ेगा कि हम 3 को वर्गमूल लें और इसका वर्ग कर दें। ठीक है, इससे क्या होगा, ये एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो। आया, ऐसे सब समीकरण की हुई है हमारे, है ना, a + b, a - b, a² - b² होता है ना। अब क्या करेंगे अपन, इससे हमारे पास x + √3 को 0 के बराबर करते हैं तो x = -√3 आता है, यानी अल्फा हमारा हो गया माइनस का √3। और ऐसे ही x -√3 अगर 0 होता है तो x की वैल्यू आती है √3, यानी बीटा हमारा क्या हो गया √3, है ना। अब हमारे पास ABC भी है और अल्फा और बीटा भी है। चले सत्यता की जांच करें। अल्फा प्लस बीटा क्या है, √3 और प्लस माइनस √3। एक चीज प्लस है एक माइनस है, इसमें वर्गमूल का कोई लेना देना है नहीं, एक बार प्लस है एक बार माइनस में, तो क्या हो गया 0। अब क्या लेंगे हम, -b/a, माइनस का चिन्ह, b कितना है, b है 0, a है 1, तो ये 0/1 क्या आया 0 है। 0 में माइनस प्लस नहीं होता है। कुल मिलाकर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है वो -b/a के बराबर आए, इसलिए सत्यता सिद्ध होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला करेंगे अल्फा बीटा। अल्फा बीटा में क्या आया, माइनस का वर्गमूल 3 और प्लस का वर्गमूल 3, दोनों को गुणा किया, वर्गमूल से वर्गमूल हट गया। पहले भी बताया हुआ है, वर्गमूल यानी घात 1/2, 1/2 दो बार आ रही है, गुणा होके क्या हो रहा है 3 की घात 1/2 दो बार। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास -3 बचा। ऐसे ही c/a निकालो, c कितना है -3/1, कुल मिलाकर -3। अल्फा बीटा भी है हमको c/a के बराबर हो गया है। अल्फा बनाना आया कि नहीं आया, अभी कोशिश करना, आ जाएगा। 2.1 इसका पहला प्रश्न है, वापस वही है कि शून्य ज्ञात करो और सत्यता की जांच करो, है ना। ये है बहुपद पहला, हमने इसको px माना और अब a और c को देखते हुए 8 के अभाज्य गुणनखंड किए, तो हमारे पास क्या आया -2 गुणा 2 गुणा 2। अब इन तीनों को इस तरीके से सेट करना है, क्या -2 ले लो। ठीक है, कैसे करोगे, पहले 2 को ले लेते हैं, 1 को छोड़ देते हैं, -4 और +2, सिंपल है। क्या हो गया x² - 4x + 2x, इन दोनों से मान हमारा -2x ही रहता है, तो ये इसके बराबर ही आया और ये हो गया -4। ये रफ वर्क है। अब इन दोनों में से कॉमन लो,
x कॉमन x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन x माइनस 4। कोशिश हमारी यही रहती है कि ब्रैकेट हमको सेम मिले। ये x माइनस 4 आ गया और ये x प्लस 2 आ गया। जब हम गुणनखंडों को 0 के बराबर रखते हैं तो अल्फा हमारा आ गया 4, देखो चिन्ह बदल जाएगा, और बीटा हमारा हो गया माइनस का 2। ठीक है, अगर हमें समझ में आता है तो थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करने के नंबर मिलते हैं बोर्ड में, है ना। अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर माइनस 2 हो गया। अब क्या करना है, सत्यता की जांच। हर बार काम करने से पहले जो हम कर रहे हैं उसकी हेडिंग डालना। मतलब आप गणित को भी जितना शब्दों में समझाओगे ना उतना आपको समझ में आएगा और सामने वाले को समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। ये है अल्फा प्लस बीटा, कितना हुआ 4 प्लस माइनस 2 बराबर 2। अब माइनस बी अपॉन 1, बताओ बी कितना है, बी कितना है माइनस, तो ये शुद्ध वाला है, और माइनस का 2 बटा 1 ए 1, माइनस माइनस प्लस हुआ, ये प्लस का 2 आया, तो अल्फा प्लस बीटा है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अब आप खुद भी कर सकते हो, 3-4 क्वेश्चन एक तरीके के हो गए। अगला है क्या है, अल्फा गुणा बीटा। अल्फा है माइनस 4, बीटा है 2, गुणा होके माइनस का 8, और सी अपॉन ए में सी कितना है माइनस का 8 और ए 1, कुल मिलाकर माइनस 8, तो अल्फा बीटा सी अपॉन ए के बराबर हो गया। अब आगे के क्वेश्चनों में ये जो सत्यता की जांच है वो आप खुद करोगे, मैं आपको जीरो निकालना, शून्य निकालना सिखाती हूँ। ठीक है, करें अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन 4x² माइनस 4x प्लस 1 में दिया हुआ है। एकदम से तो हम क्या सोचेंगे कि हमको तो x² का x का गुणा बताने के लिए कहा है, लेकिन सेम प्रोसेस है, x चर है तो s भी चर, कोई टेंशन नहीं। अब s चर है तो p के अंदर यहाँ पे क्या लिखोगे x, 4s² माइनस 4s प्लस 1, s² का गुणांक a हो गया और s का गुणांक b हो गया विद साइन, यानी साइन को साथ में लिखना है, प्लस 1 हो गया। ps इक्वल टू 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब ये 4 ही तो है, a और c में हमारे पास 4 ही है, और यहाँ पे भी 4 है, तो ये 2 दूनी 4 हो गया। माइनस 2s और माइनस 2s जुड़कर माइनस का 4 बना, और गुणा हो गई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4s² आई है। ठीक है, अब कॉमन निकालो, हमारे पास 2 ब्रैकेट एक जैसे आ रहे हैं, 2 ब्रैकेट एक जैसे आ रहे हैं मतलब अल्फा और बीटा दोनों सेम है। 2s माइनस 1 को 0 के बराबर रखा तो x हमारा हाफ आता है, यानी अल्फा भी हमारा हाफ है और बीटा भी हाफ है। ठीक है, कौन सा वाला फिगर था, ये ऐसा वाला फिगर था ना कि भले कैसे भी हो हमारे पास पॉइंट तो वो का वही आ रहा है, तो ये अल्फा और बीटा दोनों हमको हाफ मिल गए। अब जांच करते हैं, अल्फा प्लस बीटा किया माइनस बी अपॉन ए किया, हाफ और हाफ 1 होते हैं, माइनस 4/4 भी 1 होता है, करके देखना, पहले खुद से करना, नहीं समझ में आया तो वीडियो में देखना। ठीक है, अल्फा बीटा भी इसी तरीके से हाफ और हाफ का गुणांक 1/4 आया। इसमें क्या होता है, भिन्नों के गुणा में क्या होता है, अंश अंश से गुणा होता है, हर से गुणा होता है, सिंपल। ठीक है, और सी अपॉन ए में तो खाली अपन ने वैल्यू रखे तो ही 1/4 आ गया, तो वो भी इक्वल हो गया, खत्म। यहाँ पर ये 4 और 5 नहीं है, ये एस है ना, बुक में से देख लेना, क्वेश्चन में एस है और मैंने भी एस लिखा है, एस लिखे करना, 5 मत लिखना। ओके, चलो a बराबर 6, b बराबर -3 और c बराबर -7। ठीक है, यही होगा। अल्फा बीटा निकालें। देखो बच्चों, क्वेश्चन हमेशा बच्चों को गुमराह करने के लिए ही आते हैं। यहाँ पर आपको ए बी सी इस तरीके से नहीं दिया हुआ है, ध्यान से देखो क्या है, इनके जो पद आ रहे हैं वो एक्स ही घटते हुए खातों के क्रम में है क्या, नहीं है, तो हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में पहले पी एक्स लिखते हैं। ये लिखने का कारण ही यही होता है कि हम उसको अपने हिसाब से सेट कर लें। अगर तुमने एबीसी वही माना होता जो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो सत्यता प्रूव होती नहीं होती। अब a बराबर 6 ले लो, b बराबर -7 और c बराबर -3,
इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। पी एक्स के गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, 6 और 3, 6 और 3 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो -2 गुणा 3 गुणा 3 अभाज्य गुणनखंड ये मिलते हैं हमको। ठीक है, 2 3 6 और 3, ए और सी ले रही हूँ। ठीक है, माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस का चिन्ह साथ में आएगा। अब इनको तीनों को ऐसे सेट करना है कि आपको -7 मिले, जोड़ना है या घटाना है इस तरीके से करना है कि माइनस का 7 बचे। अब देखें, सीधी सी बात है, 3 तिया 9, 9 में से 2 गया 7, लेकिन 9 में से 2 जाएगा फिर -2, 9 और +2 करना पड़ेगा। माइनस का 7 है इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि हमको -9x और +2x मिले ताकि ये मिलकर माइनस का 7x बना दे। ठीक है, अब तो थोड़ा सा समझ आने लग गया होगा। अब -3 कॉमन निकालो, क्या कॉमन आ रहा है देखो, 3 दूनी 6, 3 3 9 होता है तो 3 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। अंदर बचा 2x - 3, ये 2x - 3 एज इट इज है। इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, कुछ भी नहीं आ रहा है, 0 नहीं, 1 प्लस का 1 करके अंदर 2x - 3 कर देंगे। एक ब्रैकेट मिल गया 2x - 3 का और दूसरा हो गया 3x + 1 का, है ना। अब इसको 0 के बराबर रखते हैं, 2x - 3 बराबर 0 है तो x का मान 3/2, अल्फा हो गया 3/2 और 3x + 1 इसको 0 के बराबर रखो, x का मान हो जाएगा, पहले 1 उधर जाएगा तो -1/3, ये हो गया हमारा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा दोनों निकल गए। अब सत्यानाश आप लोग करेंगे कि मैं करूँ? आप लोग पहले कॉपी में करिए, उसके बाद में नहीं आता है तो वीडियो में देखिए। ठीक है, अल्फा है 3/2 और बीटा है -1/3। अल्फा प्लस बीटा 3/2 -1/3 प्लस अपन लेते हैं 3 दूनी 6, 3 3 9 -3 दूनी 6 माइनस का 2 तो 7/6 आ रहा है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा सिंपल लसा पर लेके जो जोड़ बाकी करते हैं भिन्नों का वही किया है। अब -b/a ले, -b क्या आया, b हमारा -7 और a कितना है 6। ठीक है, तो ये 7/6 आया। कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, जो हमारी वैल्यू आ रही है उसी को ही आगे लेके चलते रहिए, आंसर आएगा ही आएगा। अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर हो गया। ठीक है, अब अल्फा बीटा लो, क्या होता है इसमें 3/2 और 1/3, वो भी माइनस का, माइनस का चिन्ह मैंने बाहर ले लिया। अब देखो अंश और हर 3 है कॉमन, कट गया, क्या बच गया -1/2। c/a ले, c कितना है -3 और a है 6। ठीक है, 3 के पहाड़े से कट गया, -1/2 बचा, यानी अल्फा बीटा वो भी c/a के बराबर आ गया। ये सत्यता की जांच करते हैं ना, तो इसमें अपन को इस वाले क्वेश्चन में क्या मिला, क्या आना चाहिए, भिन्नों का जोड़ बाकी, गुणा भाग, उनको जोड़ना, भिन्नों को आपस में गुणा करना। ठीक है, ये 6ठी 7वीं किताब में है। अगर आस पड़ोस में कोई बच्चा है उसके पास बुक है तो उसमें से लेके सीखिए। प्रश्नावली 2.2 है, ये एक नहीं है 2.2 है। पहले प्रश्न का चौथा भाग कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास चर जो है वो u लिया हुआ है, u को थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा नहीं तो 4 जैसे दिखाई देता है। यहाँ पर a कितना आ गया 4 और b 8 आ गया, c 0। अब हमको क्या निकालना है, शून्य अल्फा बीटा। गणित कभी भी गधा मजूरी के लिए नहीं कहती। इसका फर्स्ट स्टेप है कि पहले स्टेप में जो आपको सॉल्व हो रहा है, जो सरलतम चीज आपको दिखाई दे रही है आप वो करिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आते ही पहली नजर में तो दोनों में हमको कॉमन दिखाई देता है। क्या है कॉमन, 4 है और u है, अंदर क्या बच गया
ओनली यू प्लस 2। ठीक है, अब जब हम पी यू बराबर 0 रखते हैं तो 4u और u प्लस 2 हमारे को 0 मिलता है। ऑब्वियसली 4 तो 0 हो नहीं सकता, तो बाकी क्या बचा, या तो u बराबर 0 है या u प्लस 2 बराबर 0। तो अल्फा तो हमारा हो गया 0 और बीटा हो गया माइनस का 2। आया समझ में? बाकी आप कर लेंगे। पांचवा को ऊपर देखिए, टी स्क्वायर माइनस 15। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15, है ना। ए कितना है, ए 1। बी कितना है, बी कितना है माइनस में है, तो है ही नहीं, तो क्या लिखें, 0। सी माइनस का 15। ठीक है, ये तो हो गए थे। अब क्या करना है हमको, क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। ऐसा कैसे क्वेश्चन और था, कहाँ था, उदाहरण नंबर 3। वहां पर हमने क्या किया था कि स्क्वायर के साथ में अगर हमको अचर पद मिल रहा है तो हमने इसका वर्गमूल निकाल कर वर्ग कर दिया। अब इसको हम एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। ठीक है, आया यार। अल्फा कितना हो गया, वर्गमूल 15 माइनस का, और बीटा हो गया प्लस का वर्गमूल 15। अब आपके पास एबीसी और अल्फा बीटा सब है, आप सत्यता की जांच कर सकते हैं और करेंगे। यहाँ तक मत छोड़ना, क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। छठा बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, सी निकाल लिया। ठीक है, अब बहुपद को पीटी के बराबर, पी एक्स के बराबर रखा। यहाँ पर हमारे पास माइनस का एक्स है और 3 चौक 12 हो रहा है, 3 चौक 12 हो रहा है, तो 4 की 12 करेंगे, माइनस का 4 लेंगे और प्लस का 3 लेंगे। ठीक है, इससे हमको माइनस का एक्स मिल गया, गुणा करने पर 12 मिल गया। इतना समझ में आया, इतना ठीक ठाक है। अब कॉमन निकालो, ब्रैकेट कॉमन है, बाहर निकल गया। हर ब्रैकेट को 0 के बराबर रखो, शून्य मिल गया। अब शून्य मिल गया है, गुणा मिल गया है, आराम से बैठ के सत्यता की जांच करें। अब उदाहरण नेक्स्ट, ये थोड़ा अलग तरीके का है। इसमें क्या कह रहे हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जहां पे शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, अब याद करो हमने क्या किया था, हमने जो बहुपद है उसको बताया था ax² प्लस bx प्लस सी। अगर इसके शून्य अल्फा और बीटा है तो हमने इसको लिखा था k इंटू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। आया यार। अब यहाँ पे हमने किया था कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, इन दोनों ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमको ये मिलेगा। ठीक है, ये वाला। तो इस तरीके से शून्याकों के रूप में द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या हो गया, द्विघात बहुपद हम किस तरीके से लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये वो सामान्य समीकरण है जहां पर शून्य काम में आ रहे हैं। इन्होंने दिया क्या है, शून्यकों का योग जो है वो -3 है, यानी अगर शून्यक हमारे अल्फा और बीटा है तो अल्फा और बीटा का योग है वो -3 है और इनका गुणा कितना है, 2 है। ये हमको दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, हमको कुछ नहीं करना है इसमें। तो अब यहाँ पे हमको सीधा लिखना है x² माइनस का 3 एक्स प्लस 2। ठीक है, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। क्या आ गया, x² प्लस 3x प्लस 2। ये आंसर है, ये अभिष्ट px है जो इन्होंने पूछा है। प्रश्नावली 2.2 सेकंड क्वेश्चन, बहुपद ज्ञात करना है जबकि शून्यकों का योग और गुणा डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको पता है कि द्विघात बहुपद शून्यकों के रूप में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखी जाएगी
अब हमको क्या करना है, सीधे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखनी है और अल्फा बीटा की वैल्यू रखनी है। इसमें हम ये चाहेंगे कि जो हल है वो इकाई रहे, उसको सॉल्व कर देते हैं आगे। चलो करते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है 1/4 और -1। इसका क्या मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा है वो 1/4 है और अल्फा बीटा है वो -1 है। ठीक है, रखें बहुपद में px क्या हो जाएगा, x² माइनस 1/4 x प्लस माइनस का 1 है ना, जो जहाँ पे वहाँ पे पुट कर दिया। ये हो जाएगा 4x² माइनस का x प्लस का 4। ऐसा क्वेश्चन भी था शायद। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या होगा, √2 और 1/3 ये दिया है ना। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है √2 और अल्फा बीटा है 1/3 है ना। तो हम क्या करेंगे, px लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी √2x प्लस 1/3, या फिर 3 है सबसे गुणा कर दो, 3x² माइनस 3 √2x प्लस 3, ये px होगा। हर में हमको इकाई चाहिए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन, 0 और वर्गमूल 5, तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा 0 है और अल्फा बीटा का गुणा वर्गमूल 5 है ना। क्या करेंगे, px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 हो गया और प्लस अल्फा बीटा वर्गमूल 5, राइट आंसर। चौथा, ये तीसरा है। अब चौथा देखिए, फोर्थ में क्या है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 1 है और अल्फा बीटा भी 1 है, तो px हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, आप और इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा हमको -1/4 दिया है और अल्फा बीटा भी 1/4 है, तो px हो जाएगा x² माइनस का 1/4 x प्लस अल्फा बीटा 1/4। अब इस 4 को पूरे से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस माइनस प्लस x प्लस 1। ठीक है, जो भी आता है आपको वही वैल्यू रखनी है। छठा है 4 और 1, यानी अल्फा प्लस बीटा आएगा 4 और अल्फा बीटा आएगा 1। px क्या हो जाएगा, px बराबर x² माइनस 4x प्लस 1। 10 बहुत सरल है, मन लगा के पढ़ो।